एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। तो बोर्ड में शामिल 10 विभागों के मंत्री सदस्य। विभागीय मुख्य सचिवों को बनाया सचिव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। लखनऊ लोक भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पुष्पांजलि अर्पित। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। ब्राह्मण चेहरे पर चर्चाओं का दौर तेज। हरीश द्विवेदी, योगेंद्र उपाध्याय और सुब्रत पाठक के नामों की सुगबुगाहट। यूपी के मैनपुरी में रफ्तार का कहर। मकान में घुसा सरियों से लदा बेकाबू ट्रक। हादसे में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर समेत 4 की मौत, 6 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोक भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली विभाग, रामनगरी अयोध्या, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं इस कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को हरी झंडी भी दी गई। साथ ही कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं स्वास्थ्य तथा शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव के साथ ही अयोध्या तथा वाराणसी से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की अपनी मुहर लगा दी है। वहीं ऐसे में अब अयोध्या और वाराणसी के विकास कार्य गति पकड़ेंगे। इसी बीच योगी मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि 3 कंपनियों को मर्ज कर एक कंपनी बनाया जाएगा। वहीं राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम और जवाहर विद्युत उत्पादन निगम के रूप में ये तीनों अब कंपनियां एक हो जाएंगी। वहीं यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम के नाम से यह नई कंपनी बनाई जा रही है। इको टूरिज्म बोर्ड का गठन बहुत लंबे समय से चिरप्रतीक्षित था, क्योंकि अंतर विभागीय ये कई विभागों को जोड़ के ये व्यवस्था होनी थी। काफी चिंतन मनन और कसरत के बाद आज इस विषय पे माननीय मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जो प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के समृद्ध इतिहास को परिभाषित करता है, जिसमें विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इससे घरेलू पर्यटकों विदेशी पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो आज द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त है, उसको और हम लोग बेहतरी के साथ इको टूरिज्म बोर्ड गठित होने के बाद हमें लगता है कि हम देश में प्रथम स्थान निश्चित रूप से पा लेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने को लेकर उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं बोर्ड के राज्य के मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाते हुए 10 विभागों को इसमें शामिल किया गया है। इन विभागों में पर्यटन, वन सिंचाई, उद्यान, जल, कृषि, ग्रामीण, आयुष नगर और विकास और परिवहन विभाग शामिल है। इन विभागों के मंत्री बोर्ड के सदस्य होंगे, तो वही मुख्य सचिव को बोर्ड का सचिव बनाया गया है।
IRCTC पर 5 विशेषज्ञ भी इसके सदस्य बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जल्द ही अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इस बार पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे कर सकती है। अभी तक किसी के नाम पर मुहर तो नहीं लगाई गई है, लेकिन चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। हरीश द्विवेदी, योगेंद्र उपाध्याय जैसे नामों का जिक्र लगातार हो रहा है। चर्चा की यह है कि 17 अगस्त के बाद कभी भी नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सबसे तगड़ी दावेदारी इस बार ब्राह्मण समाज की होगी। वहीं क्योंकि नए संगठन मंत्री ओबीसी समाज से बनाए गए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण में प्रदेश अध्यक्ष या तो ब्राह्मण या दलित के होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें हरीश द्विवेदी, योगेंद्र उपाध्याय शामिल हैं। इनके अलावा ब्राह्मण नामों में सतीश गौतम और सुब्रत पाठक का नाम भी खासा चर्चा में है। जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लगातार कई नाम हैं जो आगे आ रहे हैं। इस बार अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो कोई ब्राह्मण चेहरा ही होगा जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खास बात यह है कि कब किस पद पर किस नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा, यह शायद कहना जल्दबाजी होती है। लेकिन अगर अंदरूनी सूत्रों की ही बात करें तो इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सबसे बड़ा नाम है वो योगेंद्र उपाध्याय हैं। बस ब्रज क्षेत्र से आते हुए वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जैसे सुब्रत पाठक कन्नौज से सांसद हैं और लगातार दूसरी बार सांसद हैं। इसके अलावा विभिन्न जिम्मेदारियां भी इससे पहले मिलती आई हैं सुब्रत पाठक को और बखूबी अंजाम दिया है। योगेंद्र उपाध्याय एबीवीपी के टाइम से ही जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जब से जुड़े तब से भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए बल्कि अपने नाम को भी भारतीय जनता पार्टी में और पुख्ता करते नजर आए हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव हो या असम विधानसभा का चुनाव या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 हो, जब भी चुनाव प्रबंधक के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई बखूबी अंजाम दिया है। इसके अलावा हरीश द्विवेदी और सतीश गौतम भी वो ब्राह्मण चेहरा हैं जिनके नाम के आगे प्रदेश अध्यक्ष की मोहर लगना शायद बाकी है। लेकिन अगर बात करें पिछले चेहरों की तो जिस तरीके से 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी मिलने के बाद 2017 में प्रचंड रूप से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई बल्कि खुद भी डिप्टी सीएम के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक ताज दिया और उसको लगातार 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य लगातार उस पद पर काबिज हैं और वर्तमान में नेता विधान परिषद के रूप में उनको एक नई जिम्मेदारी देके उनके कद को और मजबूत बनाया गया है। ओबीसी समाज से केशव मौर्य के अलावा अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो दिग्गजों की दौड़ में तो आगे हैं, लेकिन ओबीसी और ब्राह्मण चेहरा इन दोनों की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में योगेंद्र उपाध्याय ही सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन अगर पिछड़े वर्ग की बात करें या एससी एसटी के वर्ग की बात करें तो उसमें दिनेश सोनकर का नाम भी आगे आ रहा है। इसके अलावा विद्यासागर सोनकर हैं और विनोद सोनकर हैं। विनोद सोनकर कौशाम्बी से सांसद हैं और विद्यासागर सोनकर प्रदेश कार्यकारिणी में भी इस वक्त अपने पद पर आसीन हैं। कुछ नाम ऐसे हैं क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह को 2017 में विधानसभा चुनाव में जब जीत मिली थी तो उसके बाद उनको जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष की। 3 साल लगातार इस पद पर रहे हैं और प्रदेश पद पर रहने के अलावा उन्होंने जो भी और चुनाव के अलावा भी जिस तरीके से पार्टी में या संगठन में जिम्मेदारी मिली उसको भी बखूबी अंजाम दिया है। धर्मपाल सिंह सैनी जिनको अभी संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारी भी मिलने के बाद अब सुनील बंसल को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है संगठन की और वो भी 17 अगस्त के बाद दिल्ली बैठेंगे। 17 अगस्त को धर्मपाल सिंह सैनी को पूर्ण रूप से संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलेगी और ऐसे में यह बात आम हो जाएगी कि अब प्रदेश अध्यक्ष का अगला दावेदार कौन होगा। 1 से 2 दिन के अंदर ऐसी चर्चा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो 2024 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में ऐसा स्थापित किया जाएगा कि उसके चेहरे के अलावा उसकी ताजपोशी भी ऐसी की जाए कि सामान्य वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो, किसी भी प्रकार के वर्ग में वो चेहरा ऐसा आसीन हो कि उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव जो कि लोकसभा के रास्तों को जोड़ेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी पैठ को बनाए हुए पिछले 8 सालों से उसमें फिर से वो विराजमान हो सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज।
यूपी के हापुड़ में बदमाशों की ओर से हरियाणा से पेशी पर आए एक युवक पर फायरिंग कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में एक सिपाही सहित अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही एक युवक को पेशी के लिए हापुड़ कोर्ट लेकर आए थे, जहां बदमाशों ने पेशी पर लाए युवक को 4 से 5 गोली मारते हुए उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी रघुवीरगंज होते हुए फरार हो गए। मृतक का नाम लाखन उर्फ यशराज निवासी फरीदाबाद है। लाखन 2019 में धोलाना में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी था। बदमाशों की ओर से पिस्टल से 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना के बाद सनसनी फैल गई और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं फिलहाल पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी प्रवीण कुमार ने कोतवाली थाना क्षेत्र की कचहरी चौकी के इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सीओ सिटी वैभव पांडे को उनके कार्यभार से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। आज दिनांक 16/8/22 को सुबह के समय लगभग 10:45 पे कचहरी के बाहर एक हरियाणा पुलिस के द्वारा कैदी जिसका नाम लखन सिंह उर्फ यशपाल पुत्र मुनीपाल, जो कि सूरजकुंड थाना क्षेत्र जनपद फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है, उसको यहाँ पर पेशी पे लाया गया था। कचहरी के बाहर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके ऊपर फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई। इसी प्रकरण में मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से जो चौकी इंचार्ज कचहरी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो एसएचओ हापुड़ नगर हैं उनको भी मेरे द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। जो सीओ सिटी का चार्ज देख रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से उनके चार्ज से हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां सरिये से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मकान में घुस गया। हादसे में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। साथ ही इलाज के घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक कुरावली थाना इलाके के खिरिया पीपर गांव में सरिये से लदा ट्रक मकान में घुस गया था। हादसे में मकान मालिक रिटायर्ड उप निरीक्षक विश्राम सिंह और उनकी पत्नी विनोद कुमारी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। के बस्ती से है, जहां हरैया के बड़हर पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। तो 2 लड़के एक बाइक से कस्बा हरैया से कस्बा छावनी की तरफ नेशनल हाईवे से जा रहे थे। उस बाइक में एक अज्ञात ट्रक से टक्कर लगी, जिसमें जो बाइक चला रहा लड़का शुभम था वो गंभीर रूप से घायल हो गया और पीछे बैठा था विशाल, जो कि हरैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, थाना खास गांव का, वो मौके पर सड़क पर गिर पड़ा और उसकी वहाँ मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना हरैया की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शुभम को तुरंत सीएचसी हरैया ले जाया गया, जहाँ पर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस्ती रेफर कर दिया है और मृतक विशाल की डेड बॉडी को जरिए 100 वाहन मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यूपी के रामपुर में दूध से भरा एक ट्रक फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रेन के ऊपर पलट गया। हादसे में ट्रक पर बैठे 2 क्लीनर घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर पवन कुमार फरार हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दौरान दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक 6 घंटे के लिए बाधित रहा। वहीं करीब 10 ट्रेनें प्रभावित हुई है। बता दें कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 0 पॉइंट से पहले ओवरब्रिज पर दूध से भरा ट्रक बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए चंडीगढ़ एक्सप्रेस के इंजन पर जा गिरा। वहीं हादसे में ट्रक और ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रैक की विद्युत लाइन टूट गई। हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों की ओर से मरम्मत का काम किया जा रहा है। मुझे कंट्रोल के द्वारा बताया गया कि गजरौला की तरफ से मीज़र गजरौला का एक ट्रक जो दूध का मदर डेयरी का था वो मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था और यहाँ इस पुल
के पास में आकर के वो ट्रक जो है था अप लाइन पे गिर गया। उसी दौरान अप लाइन पे चंडीगढ़ एक्सप्रेस, लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस आ रही थी। ड्राइवर के विवेक और उसकी सजगता से गाड़ी को रोक लिया गया। ये अभी जो एक दूध का टैंकर था वो आरओबी से नीचे गिरा था। जो आरओबी से नीचे गिरने के कारण हमारा जो ओवरहेड लाइन जो चलता है जिससे कि लोकोमोटिव को सप्लाई जाती है वो डैमेज हुई थी, प्लस जो दोनों ट्रैक हैं वो इन्फ्रिंज हो गई थी। और जो हमने जो भी टैंकर जो गिरा था दूध का उसको क्लियर कर दिया था। और उसके बाद में अभी जो ये ओवरहेड लाइन है इसका रेस्टोरेशन चल रहा है, जिसको 9 बजे तक क्लियर करने की संभावना है। यूपी के लखीमपुर खीरी में सोनम हत्याकांड के बाद चर्चा में आई निघासन कोतवाली पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। दरअसल पति पत्नी के मामूली विवाद के बाद निघासन कोतवाली पुलिस ने मीडियाकर्मी को हिरासत में लेकर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही और अपराध की खबरें प्रकाशित करने पर खुन्नस में आकर पुलिस ने मीडियाकर्मी को तालिबानी सजा दी। और गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस की करतूत का खुलासा होने पर सीओ सुबोध कुमार जायसवाल ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। मैं विकास दीक्षित अटल अमृत विचार तहसील प्रभारी हूँ निघासन से। और मेरा पति पत्नी का विवाद था जिसको लेकर पुलिस ने जो है पुलिस लेकर आई थी हमें निघासन थाने। वहाँ 3rd डिग्री की तालिबानी सजा दी गई है हमें। इस कदर मारा गया है पट्टों से, पूरी रात लाइट बंद करके पूरी रात मारा गया है। ये सब चोटें लगी हुई हैं और इसमें कोतवाल और पूरे स्टाफ की जो है पूरी घनघोर लापरवाही। क्या लगता है खबरों को लेकर कोई इशू था? खबरों को लेकर पुलिस नाराज थी? खबरों को लेकर असल में जो इनकी कमियां हैं वो उजागर करते थे सच्चाई के साथ। इसी को लेकर जो है उनकी पुरानी रंजिश थी, इसलिए टारगेट बनाया गया। सरकार से यही कहना है कि पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। देखिए अभी हम इस स्थिति में तो कोई बाइट नहीं दे पाएंगे, ना हम वर्दी में है ना नहीं। ये तो आज सिद्धार्थनगर जनपद में 75 अमृत सरोवर का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी को लेकर ग्राम पंचायत मझारी में बन रहे अमृत सरोवर का डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार ने निरीक्षण किया। साथ ही सरोवर पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान बांसी वीडियो प्रवीण यादव और प्रधान प्रतिनिधि मोहन सहित स्थानीय लोगों ने सांसद और मुख्य विकास अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। यूपी के गाजीपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी मां ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी। दरअसल मामला सुहेवल थाना क्षेत्र के डढ़नी भानमाल गांव का है, जहां रहने वाली सुनीता ने अपने पति बालेश्वर से झगड़े के बाद अपने 3 मासूम बच्चों को चाय में सेल्फोस मिलाकर पिला दिया, जिसके चलते 8 वर्षीय प्रियांशु, 10 वर्षीय हिमांशु और 6 वर्षीय मासूम बेटी सुप्रिया की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। सुहेवल के ढड़नी एरिया में आज एक महिला द्वारा अपने 3 बच्चों को जहर देने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जो 2 बच्चे, उनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। तीनों की जो है वो मृत्यु हो गई है। घर में पति के साथ विवाद को लेके ये महिला ने इन बच्चों को जहर खिलाने के बारे में पता चला है और इसमें अग्रिम जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडीज को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इस महिला की, जिसका नाम सुनीता यादव है, उम्र 35 वर्ष है लगभग, उसकी अरेस्टिंग कर दी गई है। 302 मर्डर के केस जो है वो रजिस्टर इसमें किया जा रहा है। उचित कार्रवाई करके इस महिला को जो है वो जेल भेजा जा रहा है। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां बाहुबली ब्रिजेश सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई। वहीं इस मामले में एमपी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेशी हुई। बता दें कि वर्ष 2001 में उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में ब्रिजेश सिंह की पेशी हुई। मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले करने का है, जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस ने मामले में बाहुबली ब्रिजेश सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है। ऐसे में अब 29 अगस्त को कोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा।
2001 में मुख्तार अंसारी आदि के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसी मामले का विचारण इस न्यायालय में MP MLA कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसी में जमानत होने के बाद पिछली तिथि पर आज ब्रजेश सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आए थे और अगली तिथि 29/8/2022 की। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।